नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट जानकारी के साथ रहेगा, यानी कि आप लोगों को ट्रिपल डी क्या होता है, यानी कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन, और आप लोगों का क्लीन आर्किटेक्चर। इसके साथ अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोग कैसे बनाएं, ये पूरा वीडियो देखिएगा। कि ये एक मेरे मेंबर ने ही मुझे बताया है कि उनका कल इंटरव्यू है और उनको जो है इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए पूरा, और विद कोड चाहिए। तो मैं ये पूरा का पूरा कोड जो है वो जो प्रोजेक्ट वैली की जो वेबसाइट है जहां पर मेरी मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप की फीस 700 रुपीज है, लेकिन उसमें बहुत कुछ आप लोगों को मिलता है, वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड। जैसे कि डॉटनेट कोर है, एंगुलर है, रिएक्ट है, माइक्रो सर्विसेज है, माउई है। आप लोगों को कंप्लीट जानकारी वहां पर आप लोगों को मिलती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो है जॉब लगे हैं, कोई 20 लाख की लगा है, कोई 22 लाख की लगा है, कोई 11 लाख की लगा है, कोई 16 लाख की, कोई 27 लाख की, बहुत सारे जॉब लगे। और अब तो एक रिकमेंडेशन पैकेज जो है, एक बहुत अच्छा जॉब लगा है किसी का 44 लाख का। तो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद की बात है। और आज का जो वीडियो है वो यही है कि डिटेल्ड जानकारी देते हैं। हाँ, अगर इस मेंबरशिप को लेना है तो कैसे कर लेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट होगी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी डोमेन ड्रिवन डिजाइन के ऊपर और क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर। आप लोगों को पता है कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लीन आर्किटेक्चर एक लेयर्ड सिस्टम है, एक सर्कुलर लेयर सिस्टम है। हम लोग एन टियर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, हम लोग सर्कुलर स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे। स्पाइरल मॉडल में आप लोगों के बीच में एक डोमेन होता है, उसके सराउंडिंग आप लोगों की एप्लीकेशन लेयर होती है, और लास्ट की जो थर्ड लेयर होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, यूआई लेयर और आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। अब ये तो है क्लीन आर्किटेक्चर, जहां पर डोमेन जो होता है, जो डोमेन एक्चुअली में होता है, उसी के बेस पर ही ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो पैटर्न है वो बनाया गया है। ठीक है, वो क्यों बनाया गया है, उसकी जरूरत क्या थी, वो आज सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि उसको डोमेन ड्रिवन डिजाइन को समझने के लिए हम लोगों को डोमेन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में डोमेन होता क्या है। डोमेन का मतलब होता है एक्चुअल बिजनेस, जो इंडस्ट्री की रियल डिमांड है, उसके ऊपर अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन में आता है। तो अगर हम लोग ये बोले कि भाई मान लो मेरे को एक ई कॉमर्स सिस्टम बनाना है, और ई कॉमर्स सिस्टम जो है हम लोगों को एक स्पेसिफिक जानकारी के ऊपर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है ई कॉमर्स को यूज करता हूं, मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं, तो क्या होगा कि मेरे लिए जो है एक स्पेशल हो सकता है कि मैं स्पेशल कूपन मेरे को दिया जाए। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर यूजर को किसी स्पेशल कूपन दिया जाए, तो उसके बेस पर जो चीज डिजाइन की जाती है, स्पेसिफिक चीजों के ऊपर डिजाइन की जाती है, वो हम लोग डोमेन ड्रिवन डिजाइन में आते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये होता है डोमेन ड्रिवन डिजाइन, जहां पर आप लोगों के पास डोमेन से स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक, जो डोमेन स्पेसिफिक जो बिजनेस बनाए जाते हैं, बिजनेस रूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज द डोमेन ड्रिवन डिजाइन, वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन में आते हैं। तो यहां पर हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर डीडीडी पढ़ेंगे, यानी कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास वैल्यू ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे। वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डोमेन नहीं होते हैं, लेकिन डोमेन की हेल्प करते हैं वो वैल्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग डीडीडी के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है। हो सकता है कि 2 आवर्स का भी ये वीडियो हो जाए, क्योंकि एक कंप्लीट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आप लोगों को डिजाइन करके देना है, तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसीलिए हम लोग कोड पैनल पर डायरेक्टली जाएंगे और वहां पर आप लोगों को समझाएंगे कि हम अब क्या करने वाले हैं। एक प्रोडक्ट जो है उसको लेकर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्या एक्चुअली में कंप्लीट डीडीडी का मतलब क्या है, कैसे यूज केसेस बनेंगे, कैसे डोमेन इवेंट्स बनेंगे। डोमेन इवेंट्स की भी यहां पर जरूरत है। डोमेन इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है फैक्ट, जो चीजें घटित हो चुकी है वो फैक्ट है, वो कभी बदलने वाली नहीं है, वो घटित हो गई तो हो गई। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट आप लोगों के अकाउंट में हो गया तो हो गया, दैट इज क्रेडिट। वो कभी भी एडिट नहीं किया जाएगा, अपडेट नहीं किया जाएगा। क्रेडिट दैट इज अ फैक्ट, वो फैक्ट हो चुका है। अब डेबिट विड्रॉल हो गया तो वो हो गया, दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट होते हैं जो डोमेन इवेंट्स कहलाते हैं, कि भाई प्रोडक्ट ऐड हो गया, डिलीट हो गया, ये कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, दैट इज द डोमेन इवेंट। तो इस पूरी जाल को जो समझना है अगर आप लोगों को, तो चलिए कोड पैनल पर समझते हैं, और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो लोग पूरा देखेंगे वो समझेंगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम होता है वो कैसे रियल टाइम में होता है। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल है, जो डोमेन ड्रिवन डिजाइन है, वो आप लोगों को आज ही यहां पर मिल जाएगा ट्यूटोरियल लिस्ट में। डोमेन ड्रिवन डिजाइन डीडीडी के नाम से मिलेगा, डीडीडी डिजाइन्स।
या डिजाइन पैटर्न टाइप्स में हम लोग डाल देंगे कि डिजाइन पैटर्न टाइप्स में हम लोगों ने सिंगलटन पैटर्न यहाँ पर डिजाइन कर डाला है, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर डीडीडी का भी डाल देंगे। ये वीडियो पूरा रहेगा और इसका जो कंप्लीट कोड है अभी के लिए डाउनलोड सोर्स कोड में आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल लिस्ट है जो मेरी मेंबरशिप में मैं प्रोवाइड करता हूँ। और रही बात माइक्रो सर्विस की, तो बहुत सारे लोग जो है माइक्रो सर्विस भी चाहते हैं। तो माइक्रो सर्विस में चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो नंबर 2 नहीं है, वीडियो नंबर 2 है यहाँ पर। ये देखिए डेट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो माइक्रो सर्विस का जो ब्लॉग प्रोजेक्ट है वो भी आप लोगों को 1 by 1 मिल जाएगा। तो मैं ट्यूटोरियल लिस्ट में आज से वो ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉग प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा माइक्रो सर्विस के अंदर, ठीक है। तो ये मेंबरशिप कैसे लेना है, ये मेंबरशिप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज से मेंबरशिप की जो फीस है वो 800 रुपीज हो चुकी है। 800 रुपीज पे करेंगे तभी आप लोगों को मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का वीडियो जो है वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन को लेकर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे, या हम लोग एक सॉल्यूशन फाइल भी बना सकते हैं। सॉल्यूशन फाइल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए एक ब्लैंक सॉल्यूशन हम लोगों को ऐड करना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोगों को अपना नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक फोल्डर टू फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन जो होती है वो डोमेन को देखकर जो है वो बिजनेस जो है बिजनेस लॉजिक्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मान लीजिए डोमेन का मतलब क्या हो गया, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन हो गया, या एक स्कूल का एप्लीकेशन हो गया, या एक हॉस्पिटल का एप्लीकेशन हो गया, या एक बैंक का एप्लीकेशन हो गया। दैट वन इज द डोमेन। अब उस डोमेन के अंदर क्या क्या काम होता है वो एक स्पेसिफिक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देखकर ही बनाया जाएगा। दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक, दैट इज द डोमेन ड्रिवन डिजाइन। डोमेन को देखकर ड्रिवन किया गया डिजाइन। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन फोल्डर ऐड करना है, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एक सिंगल सॉल्यूशन फोल्डर, जैसा कि हमेशा ऐड होता है SRC, जहां पर मेरा सोर्स रहेगा। अब इस सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ दैट वन, एक न्यू प्रोजेक्ट, और उस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। दैट वन इज द एम्प्टी ASP.NET Core एम्प्टी प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, और इस एम्प्टी प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे ई कार्ट। ई कार्ट की स्पेलिंग जो है वो मैंने ई कार्ट रखी है, ecart.app। ये मेरा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है जो कि होस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर बताऊंगा, और उसके बाद में मैं आप लोगों को डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। क्रिएट मैंने किया, .NET 9 के अंदर हम लोग ये चीजें क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है वो एक एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट की है .NET 9 के अंदर। सिंपली ecart.app यहाँ पर आ जाता है। इसमें हमारे पास जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होंगी वो www रूट फोल्डर के अंदर होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक ऐड कर लेंगे एक नया फोल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं www रूट फोल्डर, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि www रूट जो फोल्डर होता है वो हमारा वेब रूट पाथ होता है, दैट वन। तो यहाँ पर ये देखिए ग्लोब वाला सिंबल बन जाता है। तो पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई आप लोगों की कि ये हमारी होस्टिंग एप्लीकेशन होगी, जहां से एप्लीकेशन होस्ट होना स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग program.cs को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमल API का एंड पॉइंट दिया हुआ है जो कि हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट करेगा। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन रन हो जाएगी, कुछ प्रिंट नहीं करेगी। तो ये हमारी हो गई एप्लीकेशन। अब हम लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर बनाना है। क्लीन आर्किटेक्चर के लिए हम लोगों को लेयर्ड को समझना पड़ेगा। सबसे पहली जो लेयर होती है वो कोर लेयर होती है, डोमेन लेयर। और डोमेन लेयर कभी भी किसी पर भी डिपेंड नहीं होती। डिपेंड नहीं होने का मतलब है कि अगर अदर प्रोजेक्ट का रेफरेंस उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो एक मान लीजिए कि एक डोमेन लेयर मैं बनाता हूं यहाँ पर, तो इस चीज से आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए दैट वन इज द डोमेन, और ये आप लोगों की डिपेंडेंसी आ रही है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो डोमेन लेयर के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर रेफरेंस आएगा डोमेन लेयर का, और प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा एप्लीकेशन का रेफरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आएगा एप्लीकेशन का रेफरेंस, और परसिस्टेंस के अंदर भी आएगा एप्लीकेशन का रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेफरेंसेस दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है जो यहाँ पर भी बनाया गया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप लोग इसे भी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन इनमें किसका क्या मतलब है वो समझा देता हूँ। डोमेन लेयर जो होता है वो इनर कोर लेयर होता है, जो आप लोगों के डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं।
या तो ई कार्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे होंगे, ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों का डोमेन है। तो डोमेन के जो भी एंटिटीज बनेंगी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान के चलें कि भाई मैं शॉपिंग कार्ट की बात करता हूँ, तो शॉपिंग कार्ट के लिए मेरा डोमेन क्या है, दैट वन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट है, मेरी कैटेगरीज है, मेरा कार्ट है, मेरा ऑर्डर है, ये सारे के सारे मेरे यूजर्स है, तो ये सारे के सारे मेरे डोमेन एंटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, तो जो कि मेरे डायरेक्टली मेरे मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, मेरे डोमेन बिजनेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डोमेन ड्रिवन डिजाइन का मतलब क्या है, डोमेन वो है मेरा और डोमेन के एंटिटीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। तो ये कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहां पर आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होगा, जो डोमेन के ऊपर यूज केसेस डिजाइन करेंगे। यूज केसेस का मतलब है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट में क्या करना है, वो यूज केसेस यहां पर रहेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं रहेगा कि उसे करना क्या है। यहां पर नेक्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप लोगों का डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, या एप्लीकेशन का मतलब आप लोग यूज केसेस के साथ साथ ये भी समझ सकते हैं, ये आप लोगों का बिजनेस लॉजिक लेयर है, जो बिजनेस से रिलेटेड टास्क करेगा, कैलकुलेशन करेगा, जो आप लोगों के डेटा से निकल कर आया उसके ऊपर जो कैलकुलेशन करेगा, दैट इज उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो आप लोगों का बिजनेस एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। एंड देन नेक्स्ट व्हाट आप लोगों का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर आता है आप लोगों के पास कि वो आप लोगों का डेटा एक्सेस लेयर है, डेटा को एक्सेस करने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या रहेगा, जो डेटा को प्रेजेंट करता है, दैट वन इज द प्रेजेंटेशन लेयर, वो आप लोगों का प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा। तो ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड में इन चीजों को जानेंगे। तो मैंने एक सिंपल ई कार्ट डॉट ऐप किया है कि यहां से जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये मेरा हो गया ई कार्ट डॉट ऐप। यहां पर मैं एक एसआरसी के अंदर और भी नए प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूं, जैसे कि ऐप वाला मैंने ऐड कर लिया, क्लास लाइब्रेरी हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर इसका नाम जो है, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी कीड़ा में चलता हूँ, ई कार्ट ऐप, दैट वन इज द ई कार्ट ऐप, इसमें ऐड है पहले से। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ई कार्ट डॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने ई कार्ट डॉट एप्लीकेशन ऐड कर लिया इसमें, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ई कार्ट डॉट ऐप है, यहाँ पर मैंने ऐड किया है ई कार्ट डॉट, यहाँ पर दोनों ही जो है स्मॉल में हो गया। ओके, चलो इसका हम लोग देखते हैं। ई कार्ट डॉट एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, या हम लोग सिमिलर भी रख सकते हैं, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट में हम लोग करते हैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी। यहां पर मैं ई कार्ट डॉट डोमेन। ठीक है, तो अब मैंने डोमेन जो है वो ई कार्ट के अंदर ऐड कर लिया है। फाइनली आप लोग समझते हैं कि मैंने एक डोमेन ऐड कर लिया है, यहां पर मैं अपने एंटिटीज को ऐड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ही एंटिटी के ऊपर फोकस करूंगा, दैट वन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डोमेन के अंदर एक नया डायरेक्टरी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। तो जैसे आप लोगों को ऐड करना है, जैसे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स के अंदर सारे के सारे जितने भी वैल्यू ऑब्जेक्ट अगर आप लोग काम में लेते हैं तो वैल्यू ऑब्जेक्ट आएंगे। अगर आप लोग एग्रीगेटर्स काम में लेते हैं, क्या क्या काम में लेते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों का। अगर यूजर का हो तो आप लोग यूजर के नाम से डायरेक्टरी बनाएं, अगर आप लोगों का ऑर्डर का हो तो ऑर्डर के नाम से आप लोग बनाएं। इसी तरीके से आप लोग अदर बनाते जाएं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रोडक्ट एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी, जो कि इसके अंदर आप लोगों को डिफाइन करेगी प्रोडक्ट डॉट सी एस क्लास। अब प्रोडक्ट डॉट सी एस के अंदर हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट क्लास ऐड कर ली। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो है वो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है प्रोडक्ट का। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे ही वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी अपने आप में एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट नेम अपने आप में एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है। वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोडक्ट एक एंटिटी है जो कि डायरेक्टली बिजनेस से बिलोंग करता है। ठीक है, वहां पर प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, मान लीजिए कि एक वॉशिंग मशीन है तो वो एक प्रोडक्ट है,
ठीक है। उसका आईडी क्या है, दैट वन इज द, हो सकता है वो GUID भी हो सकता है वो UUID भी हो सकता है वो इंटीजर भी हो सकता है वो स्ट्रिंग भी हो, दैट इज द, हम लोग इसको रेफरेंस बना देते हैं कि भाई प्रोडक्ट आईडी ही होना चाहिए, वो कोई स्पेसिफिक बिल्ट इन टाइप का नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग उस वो कोई डायरेक्टली आप लोगों के बिजनेस से डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो आप लोगों का हेल्प करता है आप लोगों के बिजनेस में, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस टाइप इसलिए बनाना जरूरी है ताकि मान लीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने दो चीजें स्टोर की, आईडी भी आप लोगों का स्ट्रिंग है और आप लोगों का यहाँ पर नेम भी स्ट्रिंग है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ आप लोगों ने क्रिएट कर दिया, कल को आप लोगों से गलती हो गई और आप लोगों ने ये जो डेटा है वो इसमें ऐसे असाइन कर दिया। मान लीजिए कि आप लोगों ने आईडी को जो है वो तरुण असाइन कर दिया, ठीक है, जबकि आईडी तरुण नहीं होना चाहिए, और नेम को आप लोगों ने आईडी असाइन कर दिया, जैसे कि दैट वन इज द आईडी, और यहाँ पर ये आईडी बना देते हैं। तो ये जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आईडी स्ट्रिंग टाइप क्या है और उसमें स्ट्रिंग ही जा रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर डोमेन में गलती आ गई कि भाई वॉशिंग मशीन की आईडी जो है वो तरुण नहीं हो सकती है, दैट वन, कि यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है। तो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह ही समझिए, प्रोडक्ट को एक वैल्यू ऑब्जेक्ट दीजिए, दैट वन इज द प्रोडक्ट आईडी। वैसे ही प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का नेम ही दीजिए, उसमें आप लोग स्पेसिफिक वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम के ऊपर कि प्रोडक्ट का नेम इतने साइज का होना चाहिए वगैरह वगैरह होना चाहिए। अगर मैंने, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कल को मेरे को प्रोडक्ट को रिव्यू देना पड़ गया, प्रोडक्ट के साथ कैटेगरीज ऐड करनी पड़गी, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज जो दूसरी एंटिटीज के ऊपर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ये होना चाहिए कि वो डायरेक्टली, एक्चुअली में रिव्यू क्या होता है, रेटिंग्स क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो अटैच रहती है, राइट। तो अगर जो प्रोडक्ट के साथ अटैच रहती है वो प्रोडक्ट से ही इनिशिएट होनी चाहिए, दैट वन इज द, यहाँ पर ही आप लोगों के पास ऐड का ऑप्शन आना चाहिए, वो डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, एग्रीगेटेड रूट यूज कर लेते हैं। एग्रीगेटेड रूट जो है वो रैप कर देता है आप लोगों का, एक टाइप ऑफ बेस बन जाता है, ठीक है, बेस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दैट वन इज द एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले इन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस को बना लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे एक्सप्लोर आप लोगों को करते हैं, दीज आर द वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग एक डोमेन के अंदर एक और नया जो है डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पर, और उसको नाम दे देते हैं हम लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वैल्यू मैंने समझा दिया आप लोगों को, दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, डोमेन से रिलेटेड होता है। तो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया, ये एंटिटी नहीं है आप लोगों के, लेकिन एंटिटी की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट जो आईडी है वो भी हम लोग जो है रेफरेंस टाइप लेंगे, प्रोडक्ट नेम रेफरेंस टाइप लेंगे, प्रोडक्ट प्राइस रेफरेंस टाइप लेंगे। अब हम लोग इनको वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर लेते हैं, दैट वन इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। सो प्रोडक्ट आईडी वैल्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं एक बार के लिए, उसके बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो प्रोडक्ट आईडी डॉट CS एंड प्रोडक्ट नेम को हम लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर लेते हैं। सो न्यू एम्प्टी फाइल एंड प्रोडक्ट प्राइस को हम लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट में ऐड कर लेते हैं। और ध्यान में दीजिए, यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है, दैट वन इज द, कि ये प्राइवेटली सेट है। प्राइवेटली सेट मतलब इसका कंस्ट्रक्टर ही इसको सेट कर सकता है, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज को। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कैसे करेंगे वो बात भी है ना, तो हम लोगों को कैसे कॉल करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पब्लिक प्रोडक्ट क्लास लिखा गया है, तो इसका मतलब ये बाहर कॉल हो सकता है, तो इस चीज को भी मैं बदलूंगा, लेकिन कैसे बदलना है, कैसे क्या काम करना है वो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, दैट वन इज द प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। सो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, न्यू एम्प्टी फाइल ऐड कर लेता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस डॉट CS। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने 3 वैल्यू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और वन बाय वन मैं इनको रिजॉल्व कर लेता हूँ, कंट्रोल डॉट। ओके, तो ये सारे के सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोगों को बात समझनी यहाँ पर है कि प्रोडक्ट आईडी में क्या होगा, प्रोडक्ट नेम में क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस में क्या होगा। अब और गहरे तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस जो है वो प्राइवेटली सेट है, तो यानी कि इसका कंस्ट्रक्टर ही इसको सेट कर सकता है, और कंस्ट्रक्टर हम लोग बाहर कॉल कर सकते हैं,
क्योंकि अगर मैं इसका क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको सील्ड बना देता हूँ, तो सील्ड का मतलब मैं इसे इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो बना सकता हूँ, दैट वन। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और मैं वहां पर ये प्रोडक्ट आईडी वगैरह पास कर दूंगा। ये जो है कि ये सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट है, इस चीज को अवॉइड करें और इस चीज से बचें। हम लोगों को ये प्रोडक्ट मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो कोड है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब इस चीज को समझिए कि ये क्या है। ये वही चीज है जो मैंने पहले ऐड की थी, प्राइवेटली सेट है। यहां पर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया। अब प्राइवेट बनाने का मतलब क्या हुआ, ये बाहर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस डायरेक्ट प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर बनेगा कैसे? ठीक है, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे, हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट वन प्रॉपर्टी क्रिएट। तो हम लोगों की ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टैटिक है, आप लोग ये देखिए। तो मैं डायरेक्टली ये कॉल करूंगा प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। प्रोडक्ट डॉट क्रिएट करते ही मैं उसमें प्रोडक्ट आईडी डालूंगा, प्रोडक्ट नेम डालूंगा, प्रोडक्ट प्राइस डालूंगा, लेकिन वो भी प्रोडक्ट आईडी टाइप का होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम टाइप का होना चाहिए और प्रोडक्ट प्राइस टाइप का होना चाहिए, राइट। तो मैं ये डालूंगा, तभी जो है ये क्या करेगा, सबसे पहले वैलिडेशन रिजल्ट चेक करेगा कि ये वैलिडेट है या नहीं है। ये रिटर्न टाइप करेगा दैट वन इज द प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा एरर्स, एक लिस्ट ऑफ एरर्स यहाँ पर जनरेट हुए, आईडी इज डबल इक्वल्स टू नल, एरर्स डॉट ऐड प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। If name is null, price is null, errors dot add product price is required, right? तो if errors dot count is greater than 0, तो आप लोगों का failure और success इसके ऊपर डिपेंड करेगा। Then what, हमारा यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट का एक्चुअल में है कि अगर वैलिडेशन रिजल्ट सक्सीड हो जाता है तो आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा विद आईडी नेम एंड प्राइस, और ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो ये एक परफेक्टली है कि वो एक बिजनेस जो है आप लोगों के वैलिडेशन से होकर निकलेगा। जो भी आप लोग यहाँ पर देंगे वो यहाँ से एरर से होता हुआ आप लोगों के लॉजिक से निकलेगा, राइट। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या बनाना है, वैलिडेशन रिजल्ट क्लास बनाना है, ठीक है। वैलिडेशन रिजल्ट टाइप क्या होगा, दैट इज द टाइप ऑफ टी, ठीक है, वो बनाना है। अब ये सारी चीज जो है, अगर मैं यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट देखूं तो वैलिडेशन रिजल्ट मेरा यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के लिए काम में नहीं आएगा, यूजर्स के लिए भी काम आएगा, यहाँ पर ऑर्डर के लिए भी काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्टरी और बनाते हैं जो डोमेन लेयर के अंदर ही रहेगा, और डोमेन लेयर के अंदर एक कॉमन नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं, दैट वन इज द कॉमन। और कॉमन के अंदर हम लोग ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट नाम से भी डायरेक्टरी बना लेते हैं, क्योंकि कॉमन के अंदर बेस टाइप्स भी बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं दैट वन इज द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट जो है वो क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि भाई मेरे को वैलिडेशन रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले वैलिडेशन रिजल्ट बना लेता हूँ, दैट वन इज द वैलिडेशन, सॉरी ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नेम जस्ट कॉपी। तो मेरे पास रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगा वैलिडेशन रिजल्ट, राइट। अब मैंने यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट डाला है कि ये वैलिडेशन से पास होकर जो है आप लोगों का एक नया प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, दैट वन इज वैलिड, यहाँ पर एरर्स हैं, जो भी एरर्स आएंगे आप लोगों के पास, यहाँ पर उसकी वैल्यू है, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू निकलेगी, दैट वन इज द प्रोडक्ट। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर आता है तो प्रोडक्ट का यहाँ पर वो प्रोडक्ट आएगा, दैट वन इज द, उसमें आईडी भी होगी आप लोगों के पास, उसमें प्रोडक्ट का नेम भी होगा, उसमें प्रोडक्ट की प्राइस भी होगी, ठीक है। अब ये भी देखिए प्राइवेट है, प्राइवेट है तो इसका मतलब है कि वैलिडेशंस को डायरेक्टली किससे कॉल किया जा सकता है, वैलिडेशन रिजल्ट डॉट वैलिडेशन रिजल्ट ऑफ टाइप प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर आप लोगों का दैट दीज आर द स्टैटिक मेथड्स। तो ये स्टैटिक मेथड्स हैं जो ये बताते हैं कि हम लोग सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, तो ये थ्रो क्या करेंगे, अगर आप लोग मान लीजिए सक्सेस को कॉल करते हैं तो ये न्यू वैलिडेशन रिजल्ट टाइप ऑफ टी ये ट्रू पास करेंगे और न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो पास कर देंगे, ठीक है, और वैल्यू पास कर देंगे उसकी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें इज वैलिड होगा, यहाँ पर एरर से सेट हो जाएंगे, दैट वन। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास एरर आते हैं तो एरर सेट होंगे, सक्सेस होता है तो लिस्ट ऑफ एम्प्टी टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और वैल्यू, वैल्यू का मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो। एरर्स में अगर आप लोगों के पास यहाँ पर इज वैलिड, एरर्स में अगर एरर्स होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नलेबल अगर नल होते हैं तो न्यू लिस्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। एरर्स जो है वो नल सेट हो जाएंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, दैट वन इज द पूरा का पूरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप लोग फिर से प्रोडक्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए रिजॉल्व हो चुका है। तो आप लोग कैसे कॉल करेंगे इसको, अगर आप लोगों को एक नया प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, जैसे ही आप लोग क्रिएट करेंगे तो आप लोग उसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस देंगे।
यहाँ पर ये एरर्स चेक करेगा। एरर्स चेक कैसे चेक, अगर आईडी इज डबल इक्वल टू नल होता है तो एरर्स डॉट ऐड, तो लिस्ट ऑफ एरर्स आप लोग ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये वैलिडेशन हुआ। एंड देन एरर्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, मतलब 1 भी है, तो आप लोगों के पास कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर ये कॉल हो जाता है फेलियर वाला वैलिडेशन। अदरवाइज ये सक्सीडेड कॉल हो जाता है, दैट वन सक्सीडेड। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सक्सेस जो मैसेज है उसके पास न्यू प्रोडक्ट आप लोगों के पास मिला हुआ है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन का कॉल है, दैट वन इज द वैलिडेशन रिजल्ट। और यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट जो है वो आप लोगों को पास कर देता है दैट टाइप ऑफ टी, वैलिडेशन रिजल्ट टाइप ऑफ टी, ठीक है, जो आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अब बात आती है कि ये बात की बात है, अब हम लोगों को वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर ये वैलिडेशन से होते हुए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट आईडी डालना है, प्रोडक्ट नेम ही डालना है, प्रोडक्ट प्राइस ही डालना है, क्योंकि वो भी आप लोगों के क्या होंगे, आप लोगों के जो होंगे रिकॉर्ड क्लास, आप लोग उसे रीड ओनली रिकॉर्ड क्लास आप लोग उसे बना सकते हैं। अब हम लोग जो है वैल्यू ऑब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, दैट वन इज द प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी को मैंने यहाँ पर शील्ड बना दिया, एक क्लास बनाई, दैट वन इज द शील्ड, की उसे कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। दूसरा रिकॉर्ड बना दिया, इसका मतलब म्यूटेबल जो है वो इम्यूटेबल है। और एक रिकॉर्ड है, अगर मैं क्लास की जगह यहाँ पर स्ट्रक्ट बनाता तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी आप लोगों के पास हो जाती, ठीक है। वो सिक्योरिटी क्या होती कि वो इम्यूटेबल रहता है, राइट। तो फाइनली अभी ये हीप में जाएगा और वो वैल्यू टाइप रहता तो वो स्ट्रक्चर में जा सकता था। अभी इस पर फोकस नहीं करते हैं, एक लीक थोड़ा सा रखते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आईडी हो गया। अब प्रोडक्ट आईडी क्या है, रेफरेंस टाइप है, वो कोई इंटीजर नहीं है, वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो एक डोमेन स्पेसिफिक है कि भाई वॉशिंग मशीन का जो आईडी है वो ऐसा होना चाहिए, जीओआईडी होना चाहिए, या प्राइस जो है वो डेसिमल ही लेना चाहिए, अदरवाइज कुछ और नहीं लेना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस की बात करेंगे तो वो सिर्फ डेसिमल ही लेगा, वैल्यू ही लेगा, ठीक है। पहले प्रोडक्ट आईडी की बात करते हैं। तो ये देखिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर फिर से बनाया और जीओआईडी वैल्यू ये नहीं लेगा राइट नाउ। तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे कॉल करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी, दैट वन प्रोडक्ट आईडी डॉट क्रिएट कॉल करना पड़ेगा, जीओआईडी उसमें वैल्यू आप लोगों को देना पड़ेगा वैल्यू, और वैल्यू भी किससे होकर निकलेगी, एरर से होकर निकलेगी, राइट। और यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न करेगा एरर्स डॉट काउंट, अगर फेलियर होता है तो दैट वन, एंड सक्सेस होता है तो न्यू प्रोडक्ट आईडी आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी जो है वो आप लोगों का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो ये खुद ही बनाएगा। यहाँ पर जीओआईडी वैल्यू चली जाएगी और बेस ऑब्जेक्ट यानी कि वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में चली जाएगी। अब ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ जेनेरिक आप लोग क्लास यूज करेंगे और स्पेसिफिक टू आप लोगों की प्रोडक्ट आईडी किस टाइप की है, जीओआईडी टाइप के तो यहाँ पर जीओआईडी आएगा, प्राइस होगा तो वो यहाँ पर डेसिमल टाइप का आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं प्राइस का दिखा देता हूँ, तो दैट वन इज द डेसिमल टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग और भी इसमें स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसको मेंटेन करने के लिए ला रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी पे फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की प्रोडक्ट आईडी यहाँ से भी क्रिएट हो सकती है। आप लोग देखिए दैट वन, आप लोग अगर डायरेक्टली ये कॉल करेंगे न्यू आईडी तो आप लोगों की न्यू प्रोडक्ट आईडी जो है वो जीओआईडी डॉट न्यू जीओआईडी करके आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्रिएट करना है सो फाइनली आप लोग यहाँ पर जाइए तो डॉट क्रिएट और उसमें आप लोगों को जीओआईडी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ से इसको जीओआईडी जनरेट करेंगे, न्यू प्रोडक्ट आईडी जीओआईडी डॉट न्यू जीओआईडी। तो जैसे ही आप लोग ये करेंगे न्यू प्रोडक्ट आईडी तो डेफिनेटली इसी को कॉल करेगा और बेस क्लास में इस वैल्यू को भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कॉल करना है दैट वन इज कि आप लोगों ने प्रोडक्ट आईडी बनाया, ओके। प्रोडक्ट नेम के केस में देखते हैं, प्रोडक्ट नेम के केस में भी वही है, सील्ड रिकॉर्ड क्लास प्रोडक्ट नेम, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स है, प्राइवेट प्रोडक्ट नेम है और स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर उसके अंदर जो आप लोग लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रोडक्ट नेम बनाना है तो न्यू प्रोडक्ट नेम डॉट क्रिएट आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों से कंपाइल टाइम पर जो एरर आने हैं, जो कंपाइल टाइम पर जो आप लोगों से गलतियां होनी है वो नहीं होंगी। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एरर्स चेक होंगे और वैलिडेशंस के थ्रू आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, दैट वन, ठीक है। और ये क्रिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर ये सक्सेस होता है तो आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होगा। प्रोडक्ट प्राइस के केस में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, डेसिमल है, एंड देन अगर सक्सीडेड होता है तो आप लोगों के केस में ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी के केस में हम लोग यहाँ पर ये बनाकर बैठे हैं, चलो हम लोग इसे अगर हाइड कर दें कि इसमें जीओआईडी वैल्यू ही डलेगी
तो वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, न्यू अगर आईडी बनाना है तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर रखा था, बाद में अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझा दूंगा कि ये क्या है। तो दीज आर द वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। अब ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स इस वैल्यू ऑब्जेक्ट से होकर निकलेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या बताता है, एक टाइप ऑफ जेनेरिक क्लास है। तो हम लोग दोबारा से यहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं और यहाँ पर जो रिजल्ट मैंने बनाया है कॉमन के अंदर, तो इसमें भी हम लोग बना लेते हैं क्योंकि वैल्यू ऑब्जेक्ट सभी के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ और फोल्डर का नेम जो है वो मैं बेस टाइप दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ बेस टाइप्स। ठीक है, बेस टाइप्स में हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक नया न्यू एम्प्टी फाइल, और इसमें वैल्यू यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट सी एस फाइल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि वैल्यू को हम लोग एनकैप्सुलेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए जीओआईडी आ गया, स्ट्रिंग आ गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू को क्या करेगा, एनकैप्सुलेट करेगा राइट नाउ। ठीक है, दैट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट रिकॉर्ड वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। तो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होगा, ये सारे के सारे ही वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो है एब्स्ट्रैक्ट रिकॉर्ड क्लास से इनहेरिट है। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसको एनकैप्सुलेट करेगा। दैट वन इज द प्रोडक्ट आईडी, जीओआईडी होगा या किसी जो भी होगा, वो इसको एनकैप्सुलेट करने के लिए काम आएगा। तो आई होप प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम आप लोगों का हो गया, दैट वन इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट, बेस टाइप से इनहेरिट होगा। एंड प्रोडक्ट प्राइस जो है वो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो सकता है, तो बेस टाइप से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दीज आर द हमारे पास एंटिटीज, और इस तरीके से हम लोग एक एंटिटी को बना लेते हैं। नेक्स्ट फेज आता है आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट लेयर का। नेक्स्ट लेयर आप लोगों के पास, अब मैं सारी की सारी लेयर्स जो है वो इसमें बना लेता हूँ। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर डोमेन के बारे में बात हो गया, उससे इंटरनल बातें भी हो गई कि डोमेन में हम लोगों को रेफरेंशियल क्यों लेना चाहिए, रिजल्ट्स में हम लोगों को वैलिडेशन रिजल्ट क्यों लेना चाहिए, कब बनाएंगे ये आईडीज, ये अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो डेफिनेटली मैं ये लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट डॉट किसको कॉल करूंगा, दैट वन इज द क्रिएट, तो मैं उसे क्रिएट को ही कॉल करूंगा। ठीक है, मेरे पास और भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं बाहर अगर कॉल करूंगा तो ऐसा ही मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट करने के बाद में मुझे ये लिखना पड़ेगा दैट वन। इसने ऑटोमेटिकली सेंसेबल कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी डॉट क्रिएट लिखना पड़ेगा, फिर जीओआईडी डॉट न्यू जीओआईडी डालना पड़ेगा, उसमें डॉट वैल्यू, प्रोडक्ट नेम डॉट क्रिएट लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम क्योंकि प्रोडक्ट नेम भी एक एंटिटी है, डॉट क्रिएट लिखना पड़ेगा कि वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइस डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये दीज आर द ये सेंसिबल चीजें हैं जो हम लोगों को इसमें पुट करनी पड़ेंगी, और ऐसे ही एक प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि पूरी डिटेल्ड है क्या एक्चुअली में इसके पीछे, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट ही समझना है। वॉशिंग मशीन होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉशिंग मशीन के साथ दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो दैट वन इज द डोमेन। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर को। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग फिर से ऐड कर लेते हैं, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, और इसमें हम लोग लिखते हैं ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन। ठीक है, ई कार्ड डॉट द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन। Oops. ओके, ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन इज ऑलरेडी देयर, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। ई कार्ड डॉट डोमेन हो गया, ई कार्ड डॉट ऐप हमारे पास हो गया। सो ये एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, हमने प्रॉपरली उसको रिमूव नहीं किया था, तो ऐड कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन। सो ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन लेयर हम लोगों ने ऐड कर लिया इसमें, और यहाँ पर हम लोग ई कार्ड डॉट एप्लीकेशन लेयर ऐड कर चुके हैं। फाइनली क्लास वर्ड डॉट डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। ओके, एप्लीकेशन लेयर हो गया। एंड देन नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में क्लास लाइब्रेरी फिर से ऐड करेंगे, ई कार्ड डॉट परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस लेयर जो होता है वो आप लोगों का डेटा एक्सेस लेयर रहेगा। यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने का काम परसिस्टेंस का रहेगा, तो हम लोग इस परसिस्टेंस लेयर के अंदर डेटा एक्सेस लेयर करेंगे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट रहेगा वो इंफ्रा का काम करेगा, ठीक है, आप लोगों का ऐड करने का इंफ्रा का, ठीक है। तो हम लोग उसमें डेटा एक्सेस का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ई कार्ड डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो गया, दैट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर परसिस्टेंस एप्लीकेशन एंड एक हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग इसमें एक और लेयर ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लास 1 को हम लोगों को डिलीट करना है। एसआरसी के अंदर एक लेयर और ले लेते हैं, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसमें हम लोग एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ही ऐड करेंगे, दैट वन इज द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ई कार्ड डॉट प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 6 लेयर्स हो गई हैं टोटल बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले मैं डोमेन लेयर को एक्सप्लोर करता हूँ। डोमेन लेयर के अंदर किसी का भी अदर का रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा भाई, ठीक है। और ना ही मैंने रखा है, मैंने सिर्फ डोमेन से रिलेटेड एंटिटीज रखे, उनके वैल्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके बेस टाइप्स बनाए हैं कि बेस टाइप उसमें क्या रहेगा, ठीक है। अब जो दूसरा बड़ा रोल है कि भाई हम लोगों को ये एप्लीकेशन जो है उसमें हम लोगों को डेटाबेस यूज करना है, तो वो डेटाबेस कैसे रखेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर परसिस्टेंस लेयर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, एक डेटा डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो हमारा जो डेटा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, दैट वन इज, हम लोग उसे डेटा नहीं बोल सकते, डेटा तो अलग चीज होती है, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क जो रहता है वो हमारा एक्चुअली में डेटा का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है। तो न्यू एप्लीकेशन लेयर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। न्यू एप्लीकेशन लेयर में हम लोगों को यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या रखना है, दैट वन हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग इसके नाम से ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाते हैं। सो ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर रखा ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट CS फाइल। सो एक कॉन्टेक्स्ट फाइल यहाँ पर हो गई और मैं इसको सील्ड क्लास बना देता हूँ क्योंकि ये इनहेरिट नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनली मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डीबी कॉन्टेक्स्ट से इसको इनहेरिट कर देता हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास एक पैकेज होता है एंटिटी फ्रेमवर्क को, उसमें होना चाहिए। तो 9.0 के ऊपर है तो डेफिनेटली 9.0 ही हमारे लिए चल रहा है। उप्स 10.0 इज ऑलरेडी देयर। सो इसका हम लोगों को वर्जन देखना पड़ेगा भाई। यहाँ पर आप लोगों का तो पता है 10.0 में आ गया है, तो 9.0 चला, ठीक है। अब मैं इसके डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो डाल लेता हूँ, कंट्रोल डॉट। अभी यहाँ पर हम लोगों को डीबी कंटेक्स्ट पर कंट्रोल डॉट करना है और यहाँ पर हम लोग ये कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो दैट वन इज कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब हर एक एंटिटी से रिलेटेड हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ओवरराइड करके हम लोग हर एक एंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दैट वन इज ओवरराइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग, और ऑन मॉडल क्रिएटिंग में हम लोग अप्लाई करते हैं एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है। तो कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों को, जैसे कि सारी की सारी जितनी भी टेबल्स हैं जो हम लोगों को बनानी है, जैसे प्रोडक्ट हो गया, जैसे हमारा यूजर हो गया, आगे कल को ऑर्डर है, कार्ट है, कुछ भी व्हाटएवर आप लोगों को बनाना हो, तो आप लोगों को जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कैसे करना है, दैट वन इज द मॉडल बिल्डर डॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम असेंबली। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब ये होता है कि भाई जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, दैट वन इज द परसिस्टेंस प्रोजेक्ट। तो परसिस्टेंस जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में एक असेंबली है, एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में एक असेंबली है, ठीक है। क्योंकि जब ये बिल्ड होगा तो आप लोगों को इसकी DLL फाइल मिलेगी। DLL फाइल के अंदर आप एक्चुअली में इसका मेटा डेटा होगा प्लस MSIL फाइल होगी, ठीक है, जो कंपाइल्ड कोड होगा। तो यहाँ पर जो नेम स्पेस होता है वही जो है आप लोगों की असेंबली होती है। तो यहाँ पर असेंबली क्या है, दैट इज द टाइप ऑफ ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट, जो जिसमें ई कार्ड कॉन्टेक्स्ट है डॉट असेंबली, इसकी जो असेंबली है वही इसकी असेंबली है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज जो है वो लिख सकते हैं। तो ये रीड करना कैसे स्टार्ट करेगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया, यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशंस नाम से डायरेक्टरी और बना लीजिए। कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो उसका यही रहे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर जो हो रहा है, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम असेंबली हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से ही बना लीजिए, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उन एंटिटीज को जो हम लोग लेने वाले हैं। एंटिटीज का मतलब डोमेन, राइट। तो डोमेन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास कस्टमर है, राइट नाउ। तो हम लोग उनका कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पर करेंगे। न्यू एम्प्टी फाइल हम लोग बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट cs हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन से हम लोगों को इनहेरिट करना है। इनहेरिट बाय आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई एंटिटी टाइप किस टाइप का बता रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट का, राइट। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोगों को डोमेन की जो डिपेंडेंसीज है वो उसके अंदर हम लोगों को अब डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो परसिस्टेंस लेयर है वो एक्चुअली में किस पर डिपेंड हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐड प्रोडक्ट रेफरेंस, प्रोजेक्ट रेफरेंस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और डोमेन को हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। दैट वन की परसिस्टेंस के अंदर अब डोमेन जो है वो आ गया है, तो परसिस्टेंस लेयर जो है वो डिपेंड हो गया है, राइट। तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं एंड फाइनली अब यहां पर एक सबसे अच्छी बात ये देखिए कि इस क्लास को हम लोग पब्लिक क्यों बनाए, ठीक है। इस क्लास को हम लोग इंटरनल बना सकते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग काम में लेंगे इसको, राइट। इंटरनल के साथ हम लोग इसको सील भी कर देते हैं। तो दैट इज द सिक्योरिटी पॉइंट कि हम लोगों को परसिस्टेंस लेयर के अंदर ही ये काम आने वाली है, आगे हम लोग कहीं पर भी इसको यूज नहीं करने वाले हैं। तो दैट वन की प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर करें। और आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेज में होती है, तो हम लोगों को ये इंस्टॉल करना पड़ता है। सो फाइनली हम लोग ये यूज कर लेते हैं आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में ये पैकेज होगा। अब इसमें हमारे पास एक मेथड होता है, दैट वन इज द कॉन्फ़िगर। तो इंप्लीमेंट इंटरफेस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है, दैट वन इज द कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर के अंदर हमारे पास आ जाता है एंटिटी टाइप बिल्डर, दैट वन इज द बिल्डर। अब बिल्डर्स के थ्रू हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि भाई आईडी कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेम कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे टाइप होने चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टेबल का नेम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टेबल का जो नेम है वो मैं कैसे ऐड करूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास दैट वन इज द डिपेंडेंसीज की हम लोगों को यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी जो है, एक नया फोल्डर बनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ बिल्डर डॉट टू टेबल, ठीक है। टू टेबल नहीं आ रहा, तो टू टेबल जो है वो एक्चुअली में हमारे पास किसी न किसी उसमें होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये डायरेक्टली लिखता हूँ डॉट टू टेबल, तो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, हार्ड कोडेड वैल्यू लिख रहा हूँ। हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखनी है आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स बनाने। तो एक नई परसिस्टेंस के अंदर मैं एक नई डायरेक्टरी यहाँ पर बना लेता हूँ, दैट वन इज द कॉन्स्टेंट्स डायरेक्टरी, कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले इस टू टेबल वाला जो है एरर रिजोल्व कर लेते हैं। तो मैनेज न्यू गिट पैकेज पर चलते हैं और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट रिलेशनल जो पैकेज होता है वो हम लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ओप्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट अरे यार, यहां से हम लोग चलते हैं इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट रिलेशनल, ओके, एंड 9.0.2 sorry 9.0.2 दैट वन इज द पैकेज। ये इंस्टॉल करते हैं। उप्स, इसमें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट रिलेशनल, ये पैकेज हम लोगों को चाहिए है, दैट वन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 9.02 का चाहिए, 9.0.2 दैट वन। मैंने भी ये लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हो गया। एंड फाइनली हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर चलते हैं हम प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो टू टेबल के ऊपर से ऑप्शन हट जाएगा, देखिए ये हट गया, देखिए
लेकिन एक्चुअली में हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं लिखने होते, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। हार्ड कोडेड वैल्यू को हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स बनाने होते हैं। सो व्हाट हम लोग कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला कॉन्स्टेंट क्या बनाना है टेबल के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स डॉट टेबल डॉट सी एस, टेबल्स डॉट सी एस, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स डॉट टेबल्स डॉट सी एस मैंने यहाँ पर लिखा। तो पब्लिक यहाँ पर क्या है, दैट वन इज द पब्लिक पार्शियल क्लास, ठीक है, दैट वन इज द पार्शियल क्लास, और ये कॉन्स्टेंट्स रहेगा। अब मैं इसके अंदर एक इंटरनल क्लास बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरनल, पब्लिक नहीं बनाएंगे उसको, पब्लिक स्टैटिक क्लास टेबल्स, राइट, और पब्लिक स्टैटिक पार्शियल क्लास, पब्लिक स्टैटिक पार्शियल, दैट वन इज द पार्शियल इज कीवर्ड, पार्शियल क्लास कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पर हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, देखिए अब मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट्स बनाया और ये पार्शियल क्लास रहेगी। पार्शियल का मतलब क्या होता है भाई, वो चंक्स में होता है, एक रेगुलर क्लास नहीं होती है। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल के लिए कॉन्स्टेंट बनाया, हो सकता है आगे स्कीमा के लिए कॉन्स्टेंट बनाए, आगे हो सकता है कि किसी और के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट बनाए। तो वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट एक रेगुलर क्लास में बन जाए जब ये जो लाइब्रेरी है वो बिल्ड होगी तब। तो इसीलिए कॉन्स्टेंट बनाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है इंटरनल स्टैटिक क्लास टेबल्स, और यहाँ पर अब हम लोगों को और लिखने का जो तरीका ये भी देखिए, आप लोगों ने डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू डाली, तो आप लोग यही लिखिए नेम ऑफ ऑपरेटर का यूज कीजिए, ताकि ये जो नेम है वही नेम जो है वो एक्चुअली में इसका हो जाए, ठीक है। दैट वन इज द प्रोडक्ट्स, ये टेबल का नेम बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास परसिस्टेंस लेयर में दोबारा से चलते हैं हम लोग, इसको सेव कर देते हैं, दोबारा से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर न्यूगेट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट वन। तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास है दैट कॉन्स्टेंट्स constants dot tables dot that one is the products, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो इस constants को हम लोग हटा देते हैं, इस constants में कंट्रोल डॉट कर देते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, नो ओके। ये हमारे पास नेम स्पेस जो है उसमें मिसमैच कर रहा है, यूजिंग करके हम लोग जो है नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये जो कचरा है इस चीज को हटाएं। और लिखने का जो तरीका ये भी देखिए, आप लोगों ने डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू डाली, तो आप लोग यही लिखिए नेम ऑफ ऑपरेटर का यूज कीजिए, ताकि ये जो नेम है वही नेम जो है वो एक्चुअली में इसका हो जाए, ठीक है। दैट वन इज द प्रोडक्ट्स, ये टेबल का नेम बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास परसिस्टेंस लेयर में दोबारा से चलते हैं हम लोग, इसको सेव कर देते हैं, दोबारा से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर न्यूगेट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट वन। तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास है दैट कॉन्स्टेंट्स constants dot tables dot that one is the products, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो इस constants को हम लोग हटा देते हैं, इस constants में कंट्रोल डॉट कर देते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, नो ओके। ये हमारे पास नेम स्पेस जो है उसमें मिसमैच कर रहा है, यूजिंग करके हम लोग जो है नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये जो कचरा है इस चीज को हटाएं। अब हम लोग इसका नेम स्पेस यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा यूजिंग स्टैटिक ई कार्ट डॉट परसिस्टेंट डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट्स के बाद में हम लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट वन इज द प्रोडक्ट और टेबल नेम। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है जितने भी कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं उस तरीके से हम लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली अब हम लोगों को आगे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है कि टेबल का नेम तो ये है प्रोडक्ट का, दैट इज द प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो जो है वो अभी आ जाएगा, क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे आप लोगों को लगेंगे। उसके बाद में मैं इसमें भी आज ही अपलोड ये भी कर दूंगा। तो आप लोगों को पहले ये 44 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, इसको देखें, समझें कि एक्चुअली में डोमेन ड्रिवन डिजाइन कैसे फोकस करता है एक डोमेन के बिजनेस रूल्स पर और बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, क्या क्या चीजें हम लोगों को उस पर देखनी चाहिए, क्या चीजें हम लोगों को बनानी चाहिए, ठीक है। डू इट।